गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। आज हम विज्ञान का पार्ट 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भाग 2। भाग 1 हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर हमने मुक्त पतन तक पढ़ लिया था कि क्या होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, कहाँ पाया जाता है, धरती पे पाया जाता है, क्यों जो चीज़ें हैं वो नीचे धरती की तरफ आकर्षित होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। परिकलन का मतलब क्या होता है? जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, जो मैंने आपको बताया था कल कि मुक्त पतन जो है वो उसको हम किससे दिखाते हैं, जी से उसको हम दर्शाते हैं। तो उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल, ठीक है, पृथ्वी द्वारा मतलब जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसके द्वारा लगने वाला बल क्या होगा? F इक्वल्स टू जी बड़ा M छोटा m डिवाइड में d स्क्वायर या r स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो, दूरी जो होती है, ठीक है, वो ये दिखा दिया। जहाँ m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m हो गया पिंड का द्रव्यमान और बड़ा r हो गया पृथ्वी का त्रिज्या। r या यहाँ पे d भी हो सकता है, त्रिज्या मतलब दूरी जो भी है। F बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। F क्या है? फोर्स, जो बल लग रहा है वो। तो जो F है हमारा वो मास इनटू जो मास होता है, बल हो जो हमारा द्रव्यमान होता है, मास इनटू जी का मतलब जो ये हमारा एक्सलरेशन है, त्वरण है वो। तो एक फोर्स जो है वो है हमारा ये जी m छोटा m भाग में r स्क्वायर, और एक है हमारा बल जो है m गुणा में g, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है। अब इन दोनों को हम एक समान रखेंगे तो यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, तो ये दोनों एक समान हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। तो m इंटू जी, तो जी m बाई r स्क्वायर, ऐसे आ गया ये वाला फॉर्मूला। तो ये छोटा g है, इसको खाली करेंगे और ये जो m है इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा ये बन चुका इससे। तो इससे इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 6.6734 इंटू 10⁻⁻11। जो जी की, जो बड़े जी की वैल्यू मैंने कल आपको बताई, याद कराई थी ना, जो बड़े जी की वैल्यू होती है वो ये है। उसके बाद इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इन सब को, रेडियस को ये पुट का, ये रेडियस है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का त्रिज्या और ये पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये हो गया बड़ा छोटा जी। अब छोटे जी को कैसे निकालेंगे हम? इसके अंदर हमने त्वरण को कैसे निकालेंगे? इसके अंदर हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी, सारी वैल्यू डाल दी, तो हमारा आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण है वो हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम उसको नापते हैं, तो ये 9.8 आ गया इससे हमारा। तो जो छोटे जी की वैल्यू है, जो हमारा त्वरण है, वो आ गया हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये सभी के लिए जो वैल्यू होती है, सभी छोटे जी के लिए ये वैल्यू जो है मानी जाती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर। गुरुत्वीय स्थिरांक क्या था? जो हमारा बड़ा जी, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण मैंने अभी बताया छोटा जी, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, ठीक है। धरती पे अलग होगा और चांद पे अलग होगा और सब और अलग अलग जो भी प्लैनेट्स हैं उन पे अलग इसका मान होगा, लेकिन जो इसका मान होता है वो स्थिर रहता है, हमेशा कभी भी बदलता नहीं है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक है। यह एक सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है, ठीक है। समझ आ गया सभी को कि ये एक दिशा में लगती है और जो ये है ये किसी भी दिशा में लग सकती है। तो ये होता है इन दोनों के बीच में अंतर। ये हमेशा छोटा जी ये त्वरण होता है, एक्सलरेशन, और ये होता है बड़ा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। ठीक है, कि अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल लगता है उसमें वस्तु की गति कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। ठीक है, पृथ्वी पे जी का जो मान है वो स्थिर है, अतः एक समान त्वरण गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान्य रहेंगे। ठीक है, अब ये सारे जो समीकरण हैं ये आपने पार्ट 8 जो मोशन चैप्टर था, गति चैप्टर था, ठीक है, उसके अंदर पढ़ा था। इसके बाद आपने उसके अंदर पढ़ा था ये 3 जो समीकरण है वो पढ़े थे आपने, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ठीक है, समझ आ गया सभी को, ये आपने पढ़ा था। अब ये सारे सेम रहेंगे, बस इसके अंदर जो a था हमारा एक्सेलरेशन त्वरण था वो g में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के संदर्भ में हमें बताया गया है। यहाँ u और v क्रमांश प्रारंभ और अंतिम वेग तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। जो v है वो क्या है, जो हमारा अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t है टाइम समय, और a है हमारा g में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो। अब इसको लिखेंगे कैसे, v = u + g और t, सब में एक ही जगह g आ जाएगा। समझ आ गया सभी को। इन समीकरण का उपयोग करते समय यदि त्वरण एक वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो इसमें धनात्मक लेंगे और त्वरण ए को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा में विपरीत होगा। गति की दिशा मतलब अगर ये पृथ्वी की तरफ आ रहा होगा तो इसको हम लेंगे धनात्मक। ठीक है, और अगर ये दूर जा रहा होगा, मतलब पृथ्वी से दूर जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसकी गति होगी, तो इसको लेंगे हम ऋणात्मक, माइनस चार्ज। ठीक है, समझ आ गया बस ये सब। अगर द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है, या किसी वस्तु के जड़त्व की मान द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान क्या होता है, जितना जो है निहित पदार्थ जो भी है, जैसे हम है, हमारा द्रव्यमान कि हम कितना जो मास है हमारे अंदर है, कितना भार हम डाल रहे हैं इस धरती के ऊपर, वो द्रव्यमान कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा कोई नहीं होती। ठीक है, ये एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। इसका SI मात्रक किलोग्राम है जिसे kg से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक तो अदिश राशि है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है, कि हमें नहीं पता कि कौन सी दिशा में है, और ये kg से प्रदर्शित किया जाता है, किलोग्राम, इससे किलोग्राम मात्रक होता है, उससे इसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, फिर है हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा एक ही रहेगा, चाहे हम यहाँ पे हो चाहे हम चांद पे हो, द्रव्यमान सबका एक ही रहेगा हमेशा। द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है, छोटे m से द्रव्यमान को दर्शाया जाता है, मतलब मास। किसी स्थान पर द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। अगर शून्य होगा तो उसका मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे इस ब्रह्मांड में, वो रहता ही नहीं। और अगर रहता है तो उसका द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ होगा। हवा भी चल रही है, उसका भी तो कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि वो है, उसके अंदर जो कण है वो मौजूद है, इसलिए उसका भी द्रव्यमान है। तो इससे हमें ये पता लगता है। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भार। भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसके अपने ओर आकर्षित करती है। जो भार हम डाल रहे हैं और उसके ऊपर जो पृथ्वी है हमें वो आकर्षित कर रही है, तो वो हो गया हमारा भार। ठीक है, अगर मान लो मैं जो कोई भी वस्तु है, तुम हो या फिर कोई भी है, मैं हूँ, हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और लेकिन हमें पृथ्वी आकर्षित अपनी तरफ कर रही है, तो वो हो गया भार। हम जानते हैं कि बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। मैंने बताया था पीछे कि F = मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g है। ठीक है, किसके कारण,
जो धरती है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ए है हमारा वो किस में परिवर्तित हो गया, जी में। तो F इजिकल्स टू एम इंटू जी। तो लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, W से। और इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है m इंटू जी। लेकिन जो मास होता है हमारा, जो हमारा द्रव्यमान होता है, उसका कोई भी फॉर्मूला निकालते होता उसको वैसे ही रखते हैं हम। ठीक है, वो वैसे ही मतलब मौजूद है, उसको वैसे ही नापते हैं। लेकिन इसको हम जो हमारा बल है इसको हम W इजिकल्स टू मास इंटू जो द्रव्यमान गुणा जो हमारा एक्सलेशन त्वरण है उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स थे, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं।